देश 125वीं जयंती मना रहा है जननायक सुभाष बाबू की। अभी अभी केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता हैं, आपको नेता शब्द नेताजी शब्द जब बोला जाता है तो आप याद रखिए कि सबसे पहले ये शब्द नेताजी एक बहुत पावन पवित्र शब्द हुआ करता था, क्योंकि सबसे पहले ये शब्द देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए उनके सैनिकों ने विदेशी धरती पर बहुत आदर के साथ उनको ये संबोधन दिया, नेताजी। आज मैं आगे नहीं कहूंगा कि इस शब्द से आज के समय में क्या बोध होता है, लेकिन ये बहुत ही पवित्र शब्द था और एक बहुत महान सपूत के लिए प्रयुक्त किया जाता था। नेताजी के जीवन की कुछ घटनाएं मैं क्यों आपसे बताना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों से आप सब ध्यान से सुनिएगा। इतिहास भारत में जो कॉलेज में स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आज़ादी के बाद जो इतिहास की किताबें लिखी गई, जो किताबें पढ़कर स्कूल में और कॉलेज में हम बड़े हुए, शायद आपने भी पढ़ी होगी, हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ रही हैं, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ रही है जिन्होंने इतना सा किया था, और जिन लोगों ने इतना किया था उन लोगों के बारे में इतना पढ़ाया जा रहा है। एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत देश में जब कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने, दरबारी इतिहासकारों ने जब पुरस्कारों के लालच में इतिहास लिखना शुरू किया, सरकारी पदों पर बैठ के और पदों के लालच में जब बैठ के इतिहास लिखना शुरू किया, तो महान सपूतों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने लोगों को इतिहास के पन्नों में, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एक पैराग्राफ जगह दी गई है। किसी के बारे में 5 लाइन लिखा है, किसी के बारे में 7 लाइन लिखा है, किसी के बारे में 10 लाइन लिखा है। और जिन लोगों ने इस देश में तबाही मचाई, इस देश की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें काटी, इस देश को बहुत अंदर तक जाके नुकसान किया, आम आदमी का शोषण और दोहन किया, उनको इतना महिमा मंडित किया गया। और हमारी पीढ़ियां और हम भी वही इतिहास पढ़ के हम अपने रियल हीरोज को भूल गए, महान नायकों को भूल गए, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। और जो सामान्य से रियल हीरोज बन गए और रियल हीरोज को जीरो बना दिया गया। ये इतिहास की बहुत बड़ा धोखा है, इतिहास का, जो हमारी कई पीढ़ियों के साथ खेला गया। इसके शिकार चंद्रशेखर आजाद हुए, इसके शिकार खुदीराम बोस हुए, इसके शिकार अशफाक उल्लाह खान हुए, इसके शिकार सुभाष चंद्र बोस हुए। आज इस सपूत की 23 जनवरी को 125वीं जयंती थी। प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताता हूं। सबसे पहले जब 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की, मित्रों आपको मैं बताऊं कुछ घटनाएं, ये बच्चे भी बैठे हैं, महिलाएं भी और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। सुभाष बाबू के बारे में जानना और अपनी पीढ़ियों को बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब 1921 में आईसीएस की परीक्षा, आईसीएस मतलब आज का आईएएस और आईपीएस, परीक्षा पास हुए, और पास ही नहीं हुए, देश में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वो परीक्षा आयोजित की जाती थी, 4था रैंक लाए। और वो परीक्षा इंग्लैंड में जाके देनी होती थी, सिर्फ अंग्रेज उसमें शामिल होते थे, और वो इतनी कठिन बना दी गई थी भारतीयों के लिए कि वो इंग्लैंड पहुंच ही नहीं पाते थे। परीक्षा देने की तो बात ही ना करें, सोच भी नहीं पाते थे। उन सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़के सुभाष बाबू ना सिर्फ आईसीएस की परीक्षा में बैठे, बल्कि 4था रैंक लाए। और 4था रैंक लाने के बाद आज के जमाने में अगर किसी के घर में आईएएस हो जाता है तो पूरे जिले में सेलिब्रेशन होता है। आप जरा सोचिए 1921 में जब वो कलेक्टर बनते तो कौन सा सेलिब्रेशन होता। उस डिग्री को उन्होंने फाड़ दिया सबके सामने, और उन्होंने कहा कि इसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज। ना ये इंडियन है, ना ये सिविल है, सिविल मतलब नागरिक, आम नागरिक का, ना सर्विस तो है ही नहीं, तो ना ये इंडियन है, ना सिविल है, ना सर्विस है, तो मैं इस नौकरी को क्यों करूं। पूरा परिवार ने समझाया, सब लोगों ने समझाया, इतने स्वाभिमानी, और उन्होंने छोड़ दिया। उनके जीवन की अनगिनत घटनाएं हैं। 1928 के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस को अपने विचारों और अपनी उपस्थिति से प्रभावित करना शुरू हो गया।
1930 के आते आते इतिहास की घटनाएं हैं, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 आते आते अंग्रेजों से कांग्रेस का संघर्ष इस मुकाम पर पहुंच गया कि कांग्रेस को आजादी असंभव सी लगने लगी और गांधी जी और नेहरू जैसे लोग भी डोमिनियन स्टेटस, आप इतिहास पढ़ेंगे तो डोमिनियन स्टेटस पर तैयार हो गए। मतलब ये था कि गांधी जी भी एग्री हो गए, नेहरू जी भी एग्री हो गए कि ठीक है, हमें पूरी आजादी ना मिले, हमें भारत को एक डोमिनियन बना दो। डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि ऊपर के सारे काम निर्णय तुम लो, हम आंतरिक सत्ता संभालेंगे, तुम जब चाहो हमें हटा सकते हो, और इंग्लैंड की संसद भारत के बारे में कानून बनाती रहेगी। ये था डोमिनियन स्टेटस और ये लोग राजी हो गए थे क्योंकि उस समय का जो गवर्नर जनरल था भारत का वो लॉर्ड इरविन था, जो बहुत ही शातिर आदमी था। वो किसी को भी उसके सामने जाके वो प्रभावित करता था और गांधी और नेहरू को उन्होंने प्रभावित कर दिया और अपनी बात पर एग्री करा ली। लेकिन जब सुभाष बाबू को ये बात पता चली, वो गांधी और नेहरू से मिले और उन्होंने इस डोमिनियन स्टेटस के धोखे को उनको समझाया कि आप ये क्या कर रहे हैं। और जब सुभाष बाबू ने जोरदार तर्क दिया तो गांधी और नेहरू की आंखें खिली और उन्होंने डोमिनियन स्टेटस से अपना वो पीछे हट गए कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं लेना है तो बहुत बड़े ट्रैप में हम फंस जाएंगे। इस तरह से दूसरी महत्वपूर्ण घटना 1938 की है। गुजरात में ही जगह है हरिपुरा, यहाँ सूरत से, ये सुभाष बाबू के जीवन से सूरत भी जुड़ा हुआ है। हरिपुरा बारडोली से 13 किलोमीटर दूर जगह है, एक गांव है हरिपुरा, वहां कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। हरिपुरा कांग्रेस का महाधिवेशन किस लिए इतिहास प्रसिद्ध है, शायद आप नहीं जानते होंगे कि सूरत के बगल में यह घटना हुई जब राष्ट्रीय कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। 1938 में आते आते सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए 1938 में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने के बाद री इलेक्शन अगले साल 1939 में जब कांग्रेस के लिए चुनाव होने लगा अध्यक्ष पद का, तो वो दोबारा खड़े हुए। लेकिन एक वर्ष के उनके कार्यकाल से, जो यहां मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि मेरे मन में गांधी जी के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन मैं यहां आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कमियों की तरफ इशारा, क्योंकि इतिहास बहुत सम्मान है। 1938 में एक साल का कार्यकाल देखने के बाद गांधी जी और नेहरू जी को, खासकर नेहरू जी का जब आप पूरा जीवन वृत्तांत पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद सत्ता पाने की बड़ी जल्दी थी उनको। उन्होंने देख लिया कि अगर सुभाष चंद्र बोस को आगे बढ़ने दिया गया तो हम तो कहीं नहीं दिखेंगे, और अपना राजनीतिक भविष्य जब समाप्त हो दिखता हुआ नजर आया तो एक अलग लॉबिंग कांग्रेस में शुरू हुई। और मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1939 के बाद में जो राष्ट्रीय कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हुई, वो लॉबिंग आज तक चल रही है, गुटबंदी, और वहीं से शुरू हुआ और सुभाष बाबू को दरकिनार करने की योजना शुरू हुई। 1939 में जब कांग्रेस का पुनः चुनाव हुआ, बहुत बड़ी घटना है, इसी हरिपुरा में, तो सुभाष बाबू ने अपने को कैंडिडेट बनाया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट चुना और पूरे देश में घूम घूम के गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया मेरा कैंडिडेट है, आप सबको पट्टाभी सीतारमैया को वोट देना चाहिए। पूरे देश में गांधी जी ने कैंपेन किया और अंदाजा कीजिए, जिसके पीछे महात्मा गांधी खड़े हो 1939 में, पूरे देश में उसके लिए वोट मांग रहे हो। महात्मा गांधी के वोट मांगने का क्या मतलब होता है आप सोचिए। वो कैंडिडेट उस कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस ने बहुत भारी मतों से पराजित कर दिया कांग्रेस के चुनाव में। पट्टाभी सीतारमैया बुरी तरह से हार गए। तब गांधी और नेहरू को लगा कि अब सुभाष का कद बहुत बड़ा हो गया, और तब उनको कांग्रेस से बाहर निकालने की बात हुई। और उनसे गांधी जी ने पर्सनली कहा कि आपकी नीतियों पर कांग्रेस नहीं चलेगी, आप जो चाहते हैं वो देश नहीं करेगा, आप कांग्रेस से अलग हो जाइए। याद रखो मित्रों, एक लोकतांत्रिक तरीके से जीता हुआ, पूरे देश के समर्थन से जीता हुआ अध्यक्ष को इस तरह से मजबूर किया गया कि उसने कांग्रेस छोड़ना पड़ा उसको, और उन्होंने नेशनल फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक अलग पार्टी बनाई 19 तक, और उसके बाद उन्होंने राह अलग कर ली। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कभी गांधी के प्रति, नेहरू के प्रति अनादर के शब्द नहीं कहे। जब भी सार्वजनिक जीवन में मौका मिला, उन्हें गांधी को का अभिवादन किया, आदर किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की तो सबसे पहले महात्मा गांधी का आशीर्वाद मांगा।
तो ये बड़ा दिल होना होता है, बड़े नेता, बड़ी सोच का बड़ा दिल होता है। उसके बाद 1940 में उनको नजरबंद किया गया, अंग्रेजों ने नजरबंद किया। आप वो कहानी जानते हैं। उस नजरबंदी में वेश बदल के वो धनबाद गए, धनबाद से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रूस होते वो जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से मिले। याद कीजिए मित्रों, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था जो 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर उसका महानायक था या खलनायक था, इतिहास तय करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि देश में जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है ये अनवरत चलता रहेगा, 1857 से चल रहा है, इसका कभी अंत नहीं होगा और अंग्रेज ये अनुनय विनय से मानने वाले नहीं हैं। एक बात याद रखिए, हमें बचपन से ये गीत सिखाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गीत का धुन बहुत अच्छा है लेकिन गीत से के थीम से मैं सहमत नहीं हूं। आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली। 1857 से लेकर 1947 के बीच में कम से कम 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो स्वतंत्रता की प्यास लिए फांसी के फंदे और अंग्रेजों की गोलियों और लाठियों से मर गए। 12 से 15 लाख से ज्यादा भारतीय, ये बिना खड़ग बिना ढाल कैसे मिली आजादी? अकेले आजाद हिंद फौज के हजारों सिपाही देश की आजादी के लिए लड़ते हुए गोली खा गए, बिना खड़ग और बिना ढाल के कैसे मिली आजादी? तो खैर ये गीत है, तो इतिहास को फिर से समझने की जरूरत है। आज मैं भारत भारती के मंच से आपको ये शेयर करना चाहता हूं, 5-7 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। तो उसके बाद वो हिटलर से मिले। सुभाष बाबू ने देख लिया कि इस तरह से आजादी नहीं मिलेगी, ये अंग्रेज दमनकारी हैं, ये दमनकारी लोग शक्ति की और शस्त्र की भाषा समझेंगे, ये शास्त्र की भाषा नहीं समझेंगे। तो उन्होंने फौज की गठन की और उस समय का विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के साथ जाके हाथ मिलाया। एक बड़ा रोचक घटना है, जब बर्लिन पहुंचे छुपते छुपाते अंग्रेजों के साम्राज्य से बचते हुए सुभाष चंद्र बोस और हिटलर से अपॉइंटमेंट, आप सोचिए गुलाम देश का एक गुलाम नागरिक किससे मिलने जा रहा है? जर्मनी के चांसलर हिटलर से, जो विश्व विजय का ख्वाब देखने जा रहा है, जिसके का साये के पास जाना भी मुश्किल था। इस आदमी की हिम्मत देखिए, वो हिटलर से हाथ मिलाने जा रहा है। हिटलर से मिलने पहुंचे, हिटलर ने अपॉइंटमेंट दिया और हिटलर से जब वो बाहर इंतजार कर रहे थे तो एक आदमी आया, बाहर आके हाथ बढ़ाया कि मैं हिटलर, बोलिए आपको क्या कहना है? तो सुभाष बाबू ने अलग से हाथ जोड़ा। ये बहुत बड़ा लेसन है, ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ा पीछे हटके कि नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ, आप हिटलर को बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं हिटलर हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हिटलर से बोलिए कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो आदमी चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, हाँ बोलिए, मैं हिटलर, हाथ मिलाने के लिए। सुभाष बाबू ने हाथ नहीं मिलाया, नमस्कार किया, मैं सुभाष चंद्र बोस, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ, आपसे नहीं, आप उनको खबर दीजिए। ऐसे 4 बार हुआ। 5वीं बार एक आदमी सेम, और चारों पांचों आदमी एक ही शक्ल के। आप जानते हैं कि हिटलर अपने 4-5 हम शक्ल हमेशा रखता था, 4-5 हम शक्ल, क्योंकि उसको मौत का भय था। तो 5वीं बार एक आदमी आया और खड़ा हो गया गेट पर और ऑफिस से निकला और उसको गौर से देखने लगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हुए, नमस्कार, मैं आप ही से मिलने आया था। ये इस आदमी का दिमाग घूम गया कि ये कैसे, जिसको पूरी दुनिया नहीं पहचान पाई, हमारे अपने लोग नहीं पहचान पाते हैं कि कौन असली हिटलर और कौन नकली हिटलर, हमारे सेना के जनरल नहीं पहचान पाते हैं कौन असली। तो सुभाष बाबू को उन्होंने कहा कि हाथ मिलाया और कहा कि हाँ आइए आपका। इस एक घटना ने हिटलर को इतना प्रभावित किया, उन्होंने पूछा और इसका जो जवाब सुभाष चंद्र बोस ने दिया, कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका है, जो मिलने की बात थी, जिस तरह से वो हाथ मिला रहे थे, उससे मैं समझ गया। उन्होंने पूछा कि आपने कैसे, हमारे जनरल नहीं पहचान पाते हैं? बोला कि वो मैं पहचान गया कि वो हिटलर नहीं था। इस एकमात्र घटना से वो हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि इतना शार्प ब्रेन का आदमी, इतना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ ये भारत का आदमी। और उन्होंने, जर्मनी में कहा जाता है फ्यूरर ऑफ इंडिया, फ्यूरर मतलब सम्राट। हिटलर ने सुभाष जी को
नेताजी को ये संबोधन दिया, फ्यूहरर ऑफ इंडिया। सोचिए, देश गुलाम, गुलाम देश का गुलाम नागरिक को हिटलर जैसा व्यक्ति तो क्या संबोधन देता है, वेलकम फ्यूहरर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के भावी सम्राट, मैं आपका स्वागत करता हूं। और यहां से दोनों में गठबंधन हुआ। हिटलर ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, हमारी सेना आपके साथ है। वहां बहुत बड़ी भारतीय, करीब 4000 भारतीय फौज को हिटलर ने बंदी बना रखा था अंग्रेजों से युद्ध में। उनको कहा कि इनको मैं आपके लिए रिलीज कर देता हूं। और वहां से सुभाष चंद्र बोस की सेना का गठन शुरू हो गया। बाद में हिटलर ने अपनी पर्सनल पनडुब्बी दी और पनडुब्बी में उनको जापान भेजा, क्योंकि जापान, इटली और जर्मनी ये तीन मिलके लड़ रहे थे विश्व युद्ध में। तो उन्होंने अपनी पर्सनल पनडुब्बी दी। जरा सोचिए, हिटलर ने, और जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री से मिले, और जापान के प्रधानमंत्री से जब मिले उनको समझाया कि मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, अंग्रेजों को वहां से बाहर निकालना है, पूरा मैप समझाया। कॉन्फिडेंस देखिए, क्या आज एक सामान्य नागरिक किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इतनी बड़ी योजना समझा सकता है? आप जरा कल्पना कीजिए, गुलाम भारत जिसकी कोई पहचान नहीं थी, मिला, जापान के प्रधानमंत्री को दो बातें की, आप एशियन और मैं एशियन। बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे सुभाष बाबू। उन्होंने कहा कि आप एशियन और मैं एशियन, ये बाकी लोगों का क्या काम, एशिया पर ये यूरोपीय लोग क्यों राज करेंगे। सेंटिमेंट को टच करते थे सुभाष बाबू, क्या बात आपको टच करेगा। दूसरा कहा उन्होंने, भारत बुद्धिज्म का उत्पत्ति स्थान है और पूरा जापान बौद्ध है, बुद्ध को आप पूजते हैं, बुद्ध को हम पूजते हैं, तीसरे की क्या जरूरत है। ये बात इतनी हिट हुई जापान के प्रधानमंत्री के दिमाग में, वो तुरंत राजी हो गया कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और आजाद हिंद फौज, जो सिंगापुर के युद्ध में जापान ने अंग्रेजों को हरा के हजारों भारतीयों को बंदी बनाया था, उन सारे भारतीयों को जापान ने कहा कि आप ले लीजिए और आप अपनी फौज का गठन कीजिए। और इस तरह से आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। और सुभाष बाबू ने सिंगापुर रेडियो से वो पहला भारत प्रसिद्ध जय हिंद कहा और कहा, तुम मुझे, बोलिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये फेमस नारा सिंगापुर रेडियो से सबसे पहले सुभाष बाबू ने वहां दिया। और जापानियों के सहयोग से पूर्वोत्तर भारत पर आक्रमण किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, पूर्वोत्तर भारत का बहुत बड़ा हिस्सा आजाद हिंद फौज ने कब्जा कर लिया था। सुभाष बाबू का कहना था कि ये सविनय अवज्ञा से मानने वाले नहीं हैं। और आसाम के कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर ने लिखा है कि आसाम के कलेक्टर, सुभाष चंद्र बोस की फौज बढ़ती चली जा रही थी, सारे अंग्रेज वहां से भागने लगे, कलेक्टर अपना का ऑफिस छोड़ के भागने लगे। और इधर अंडमान निकोबार को, और 1943 में, क्या आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में जाके तिरंगा फहराया और आजाद हिंद सरकार का गठन किया और सुभाष बाबू को वहीं आजाद हिंद सरकार का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। तो अगर हमारे बच्चों से जनरल नॉलेज का सवाल पूछा जाए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, तो आज तक हम गलत जवाब दे रहे हैं कि नहीं? आज तक हम गलत जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे ही भारत आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ, देश के दुनिया के 11 शक्तियों ने, जर्मनी ने, जापान ने, इटली ने, सोवियत रूस ने तुरंत मान्यता दे दी। और इस तरह से 11 बड़े देशों ने उस आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। और उस आजाद हिंद सरकार को मान्यता के साथ वो भारत के ऑथेंटिक प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन इतिहास के पन्नों से इन बातों को गायब कर दिया गया। हमारे बच्चों को, हमको ये सब बातें नहीं पढ़ने दी गई, जबकि सच्चाई ये है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री तकनीकी रूप से कौन हुए, आप देखिए, ये इतनी बड़ी घटना। उसके बाद जिस आदमी का जीवन रोमांच और चमत्कारों से भरा हो, उसका मौत भी कितना रोमांचक और चमत्कार से। मैं आखिरी बिंदु बोलता हूं, 1945 आया, कुछ ऐसा हुआ कि हिटलर की पूरी सेना हारने लग गई। क्यों हारी? आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिकियों के दांत खट्टे कर दिए थे। अमेरिकियों के खिलाफ इतनी भयानक युद्ध लड़ी जापानियों ने कि उनके दांत खट्टे हुए और अमेरिका हार के कगार पे आ गया था। जब वहां के प्रेसिडेंट को कोई उपाय नहीं सूझा, ध्यान से सुनना, कोई उपाय नहीं सूझा, तो उसने लास्ट में देखा कि अब जापान के मोरल को डाउन करने का एक ही तरीका है। और वो कौन सा तरीका अपनाया उसने?
6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 विश्व इतिहास का सबसे क्रूर काला दिन, जिस दिन जापान के हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिराया अमेरिका ने, जो जापान का सबसे खूबसूरत शहर था, जापान के नागासाकी पर ही एटम बॉम्ब बनाया 3 दिन के बाद, और वो 2 खूबसूरत शहर नष्ट कर दिए गए पूरी तरह से। कुछ सेकंड में 10 लाख लोग भाप बन के उड़ गए, और कई पीढ़ियों तक, आज तक वहां का रेडिएशन खराब है, जहां विकलांग और लंगड़े लूले पैदा हो रहे हैं। इतनी बड़ी अमानवीय त्रासदी किसने की? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। लेकिन युद्ध हार गया जर्मनी, तो इतिहास ने खलनायक किसको घोषित किया? हिटलर को। जो हारता है वो खलनायक और जो जीतता है वो महानायक। ये सबक है। हिटलर ने 10 लाख लोगों को एक साथ नहीं मारा कभी, क्रूर था बहुत, लेकिन 10 लाख लोगों को धुएं के में भाप बना के नहीं उड़ा दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट एक आदेश से 10 लाख लोग धुएं बन के उड़ गए, लेकिन कोई नाम जानता है खलनायक के रूप में? खलनायक किसको मानती है इतिहास? क्योंकि कम्युनिस्टों ने, दरबारी इतिहासकारों ने हिटलर को खलनायक बनाया, तो हिटलर खलनायक बन गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिटलर महानायक था, लेकिन कम से कम अमेरिका से बड़ा खलनायक तो नहीं था। तो ये घटनाएं हैं। 19 युद्ध हारने लगे, और उसके बाद जापान और जर्मनी की शक्ति कम हो गई। जापान ने सरेंडर कर दिया 2 बम गिरने के बाद। भारतीय जो आजाद हिंद फौज की जो मेन सप्लाई लाइन थी, जापान के पीछे हट जाने के कारण, एटम बॉम्ब गिरने के कारण जो तेजी से बढ़ रही थी, जोश और उत्साह के साथ आजाद हिंद फौज, उसको रुक जाना पड़ा, क्योंकि रसद की सप्लाई, गोले बारूद की सप्लाई, भोजन की सप्लाई, वो सब बंद हो गई। आज अब नेताजी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो दूसरे देश में जाने के लिए, शरण और नई योजना के लिए सोचने लगे। अब यहाँ इतिहास मौन है। इतिहास तय नहीं कर पा रहा है कि सुभाष जिंदा थे कि सुभाष मर गए। इसके बारे में 10 तरह के थियरी आपको मिलेगी। प्लेन क्रैश हो गया, झूठी बात। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिरा 1945, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा, और 18 अगस्त को सुभाष बाबू ताइवान की राजधानी ताइपेई से उड़े प्लेन से, और ऐसा कहा जाता है कि वो प्लेन में आग लग गई। लेकिन जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका बयान ये आया कि हमने ये देखा। हमारे बहुत सारे कमीशन बने, उन्होंने जाकर जांच की, और उन्होंने ये कहा कि हमने सामने देखा कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन से उतरे, प्लेन को आग लगा दी गई, और 4 आर्मी के जनरल उनको रिसीव करके ले गए, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहां गए किसी को पता नहीं। तो तरह तरह की थ्योरी है। ये कैसे सही साबित होती कि सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे? भारत सरकार ने कई जांच एजेंसी बनाई जो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। और जापान के जिस मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हुई है, कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां, हड्डियां हैं, एक कलश में रखी हुई है एक मंदिर में। तो भारत के हजारों लोगों ने मांग की कि अगर वो सुभाष चंद्र की अस्थियां हैं तो उसका डीएनए टेस्ट करा लो, विज्ञान का युग है। कोई सरकार केंद्र की आज तक उस अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं करवा रही है, क्योंकि राज खुलने का, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस की हड्डियां है ही नहीं करवा रही है। एक थियरी है कि अयोध्या में, फैजाबाद में गुमनामी बाबा के रूप में 1949 में सुभाष चंद्र बोस भारत दाखिल हुए चुपके, और 1985 तक फैजाबाद जिले में गुमनामी बाबा के रूप में सौलमारी नगर नाम के एक जगह पर, प्रयागराज में, इलाहाबाद में सौलमारी का आश्रम है, वहां गुमनामी बाबा के रूप में हो रहा है। और 18 सितंबर 1985 को वो सामान्य मौत मरे, 1985। अब प्रश्न है, मैं बात अपनी समाप्त करता हूं, आप सोचिएगा। अब प्रश्न है कि सुभाष चंद्र जैसा व्यक्तित्व जब भारत में आ भी गया तो छुपा क्यों रहा? वो इसलिए कि जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि यहां सत्ता के लिए वो लोलुपता चल रही थी, इतने मारकाट चल रहे थे। आप इतिहासकार ये कहते हैं, जिन्होंने जेन्युइन इतिहास लिखा है, कि अगर सुभाष चंद्र बोस देश के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनते तो एक बार जिन्ना ने यहां तक कहा था कि मुझे नेहरू और उनसे पर विश्वास नहीं है, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस, ये इतिहास में लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस अगर देश के प्रधानमंत्री पद के बनते हैं तो मैं पाकिस्तान की मांग
समाप्त कर दूंगा और मैं उनके अंडर में, उन पर मुझे विश्वास है, उनके अंडर में काम करने को तैयार हूं मैं। मतलब अगर सुभाष चंद्र बोस को आगे बढ़ाया जाता, उनका विरोध ना होता, तो शायद भारत का बंटवारा भी नहीं होता, बांग्लादेश नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता। जो अखंड भारत का सपना है वो रहता। आज भारत खंड खंड है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस छुपे रहे कि अंग्रेजों ने वार हिस्ट्री जब बनाई तो वार क्राइम का रिपोर्ट बनाया, उसमें सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। और आजादी के बाद भी हमारे लालची नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस को इंटरनेशनल वार क्रिमिनल के नाम, उनकी सूची से उनका नाम नहीं हटाया। इसका मतलब क्या था मालूम है आपको? कि भारत सरकार ने अंग्रेजों को वचन दिया था, इंग्लैंड को, कि जब भी ये अपराधी पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के और इंग्लैंड के हवाले किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ अपराध किया है। क्या सोचिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति इस परिस्थिति में बाहर आ सकते थे क्या? लेकिन देश के लोगों ने कोई मांग नहीं की कि ये वार क्रिमिनल के लिस्ट से, इंटरनेशनल वार क्रिमिनल के लिस्ट से सुभाष चंद्र बोस का नाम हटाया जाए। ये अपमान है और ये आज तक ये कहानियां चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस बाहर कैसे आते? खैर, मैं आप आज 125वीं जयंती पर आप सबके सामने भारत के इस महान सपूत के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को रखना चाहता था। मेरे मन में है कि इस सपूत की वो सम्मान, भले इतिहास के पन्नों से मिटा दिया षड्यंत्र के तहत, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल से सुभाष चंद्र बोस नहीं मिटे, भगत सिंह नहीं मिटे, चंद्रशेखर आजाद नहीं मिटे, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत भारती के इस मंच से मैं चाहता हूं कि ये संदेश दिया जाए कि सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना में मरे या ना मरे, हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और सदियों तक जिंदा रहेंगे। जब भी गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, जब भी स्वतंत्रता दिवस की समारोह होगी, तो इनके कटआउट लगेंगे, इनकी वंदना होगी, और जो छोटे छोटे नायक, बौने नायकों की बातें चाहे जितनी लिखी जाए, महानायकों का कद महानायकों जैसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैया जय भारत माता, जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, मैया जय भारत माता, जो जन तुझको ध्याता, जो जन तुझको ध्याता, सुख संपद पाता। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता। ऋषि मुनियों ने तेरी महिमा है गाई, मैया महिमा है गाई। रिद्धि सिद्धि वरदायक, रिद्धि सिद्धि वरदायक, प्रभुता प्रगटाई।